नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। वैसे तो महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है, उनको विश्वास मत भी मिल चुका है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जिस पर बात करनी अभी बाकी है। उसमें से एक चीज ये है कि जब कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था तो कांग्रेस के 11 विधायक नहीं पहुंचे थे विधानसभा। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब खुद मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आप तो विधानसभा में थे, लेकिन 11 लोग कहां रह गए थे सर? देखिए, हमने उनसे बातचीत की जब विश्वास मत का प्रोग्राम खत्म हो गया था। तो आप तो जानते हैं कि जब भी अध्यक्ष हमारे डिवीजन मांगते हैं, डिवीजन देते हैं, यानी कि मतदान होता है, तब सारे सदन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसको अंग्रेजी में लॉबीज क्लियर करना कहते हैं। और 5 मिनट तक घंटी बजती रहती है। उस समय तक आपको अंदर आने की अनुमति होती है। और जब वो बेल बंद हो जाती है तब वो सारे दरवाजे बंद कर दी जाते हैं। आप चाहे दरवाजे के बाहर भी हो, फिर भी आप अंदर नहीं आ सकते। अब जो हमने अपने साथियों से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो एक तो गलती ये हुई कि हमेशा जब भी कोई ऐसी अहम कार्रवाई सदन में होती है तो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानी हमारे विधायक दल की एक बैठक 1.5 घंटा पहले बुलाई जाती है। सदन 11 बजे होता है तो 2:30 बजे बैठक बुलाई जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन वो बैठक नहीं बुलाई थी, तो सभी लोग 11 के 5-10 मिनट आने की कोशिश कर रहे थे। और उस दिन ये हुआ कि जो विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ गुवाहाटी, गोवा, सूरत गए थे, उनको मुंबई के एक होटल में लाकर रखा गया था, जो कि सदन के बहुत पास में एक होटल है। और वो 3 बसों में डाल के उनकी 50 सिक्योरिटी गाड़ियां थी, क्योंकि हर एक के पास वाई सिक्योरिटी है, तो उनकी अपनी अपनी 50 स्कॉट के जीप्स थी और 3 बड़ी बड़ी बसें थी। तो इन सब लोगों को विधानसभा लाने के लिए पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। और हमारे ये साथी थे, ये उस ट्रैफिक जाम में फंस गए। इस तरह से उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन और क्या बात थी, क्यों नहीं आया, लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि विश्वास दर्शक मत ये पूरे 5 साल के सत्र का एक सबसे अहम दिन होता है। और उस दिन ऐसी लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे जो प्रभारी है, हमारे जो दिल्ली के लोग हैं, वो उनसे जांच कर रहे होंगे, लेकिन उस पर कोई और उसका अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सर आप सब जानते हैं, चीफ व्हिप की जो है जिम्मेवारी होती है कि विधायक जब वोटिंग के समय रहे, एक एक हेड काउंट होता है। हमने पार्लियामेंट में देखा है यहाँ पर। तो चीफ व्हिप साहब क्या कर रहे थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि ये विधायक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये देखिए, एक बार मतलब सबसे, जैसे मैंने कहा, जो गलती हुई कि वो हमारे जो लीडरशिप है सीएलपी की, उन्होंने सीएलपी की मीटिंग 9:30 बजे बुलानी चाहिए थी, जो पिछले दिन हुई थी। एक दिन पहले वो मीटिंग हुई थी, चाय पानी होता है, बातचीत होती है, फिर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और फिर हमारा जो कार्यालय है वहां से सदन का अंतर कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट का अंतर है। तो दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन वो सीएलपी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। अब क्यों नहीं बुलाई गई थी मैं नहीं समझता क्या कारण था, लेकिन उसके कारण सभी 9:30 बजे आने के बजाय कुछ 11:15 तक चलेंगे, इस तरीके से घर से निकले। बारिश का मौसम था, रास्ते भीड़ तो रहती है, लेकिन विशेषकर जो भीड़ थी वो एकनाथ शिंदे जी के विधायक जो होटल से सदन आ रहे थे, उनके लिए सड़कें बंद कर दी गई थी। इस तरह से हमें हमारे साथी विधायकों ने बताया जो नहीं आ सकते थे, लेकिन लापरवाही तो हुई है। नहीं चौहान सर, आप लोगों ने, पार्टी ने इन विधायकों के इस आर्गुमेंट को क्या स्वीकार कर लिया है, या आपको लगता है इसमें और भी बातचीत करनी जरूरी है? देखिए, बातचीत करनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जब हमारे काउंसिल का चुनाव हुआ था 20 जून को, पे हमारे 2 प्रत्याशी थे। एक हमारे दलित भाई थे, एक दूसरे थे। और विशेषकर जो सोनिया जी ने जो विधान परिषद का जो काउंसिल का टिकट दिया था हमारे दलित साथी, तो उसका चुनाव आवश्यक तरीके से हो, उसमें कोई रिस्क ना लिया जाए, इसलिए जबकि 26 वोट्स की आवश्यकता थी, उन्हें 29 वोट का कोटा दिया गया था। मैं
20 जून की बात कर रहा हूँ, काउंसिल का वोट, काउंसिल के चुनाव की। लेकिन जब चुनाव हुए, ये गुप्त मतदान से होता है, जब चुनाव हुए तो उस हमारे भाई को सिर्फ 22 मत मिले, वो हार गए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने जब 29 विधायकों को, हमारे हड्डोरी जी जो हमारे प्रत्याशी थे, उनको हमने कहा था कि आप उनको मत दीजिए, गुप्त मतदान में सिर्फ 22 वोट मिले, यानी 7 लोगों ने कहीं एक तो पार्टी का आदेश ठुकरा दिया और गुप्त रूप से कहीं और मतदान किया, शायद भाजपा को मतदान किया, और भाजपा का प्रत्याशी जो नहीं जीतना चाहिए था वो जीत गया, कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। मैं समझता हूँ 20 तारीख की वो घटना बहुत ज्यादा गंभीर है। उसमें तो साबित हुआ है कि 7 विधायकों ने भाजपा को मत दिए हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो नाटक एकनाथ शिंदे जी का जब हुआ, उसके चलते मेरे ख्याल से हमारे हाईकमांड या जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, उन्होंने इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अवश्य मैं मानता हूं कि चिंता का विषय जरूर है। और जब नई सरकार बनती है, आप जानते हैं कि जिस तरह से ईडी का उपयोग हो रहा है, एजेंसियों से जांच हो रही है, धमकियां दी जा रही है, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरह से ये सत्तांतर हुआ महाराष्ट्र में, तो वही अटकलें, वही तरकीबें, वही सारी कोशिश जो है वो हमारे विधायक, हमारी पार्टी तोड़ने में भी हो रही है, इसके हमें जानकारी है। इसलिए विधान परिषद में जो करीब करीब 7 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर गुप्त रूप से मतदान किया था, वो ज्यादा गंभीर बात है। ये विश्वास मत में गैर हाजिर रहना, ये उसके साथ मिला है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जिसका जो स्पष्टीकरण हमारे साथियों ने दिया है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं सोचता हूँ कि शायद दिल्ली में इसकी बहुत गंभीर खबर ली गई होगी और उसकी पूछताछ चलेगी, जारी रहेगी। इसका मतलब 7 से 11 विधायक हैं जो कि दूसरी पार्टियों के रडार पे हैं, हालांकि 2/3 वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इसी पार्टी में है, कभी किसी को वोट कर देते हैं, कभी एब्सेंट हो जा रहे हैं। ठीक है जी, मैं एब्सेंट हो जा रहे हैं और जितने वोट नहीं दिया वो वही लोग हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए, ऑपरेशन कमला क्या होता है, जो कर्नाटक में हमने देखा, जो मध्य प्रदेश में देखा, अगर आप 2/3 नहीं कर सकते तो आप उन विधायकों को इस्तीफा दिलाते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं और उनको बाद में चुनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑपरेशन कमला का इस्तेमाल तो हो ही सकता है, कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है, जो हमारे शिवसेना के बाकी विधायक उनके खिलाफ हो सकता है, हमारे एनसीपी के जो विधायक उनके खिलाफ हो सकता है। ये तो चिंता का विषय है। लेकिन अब राजनीति किस स्तर पे आके गिरी है, ये हमें देश की जनता भी देख रही है। जी। क्या सर इसका मतलब समझे कि पार्टी में एक धारा है जो कि सबसे पहले ये सीधा सा सवाल, क्या अघाड़ी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है सर? जी, हमारे अभी तो टूटा नहीं है। ठीक है, एनसीपी, कांग्रेस और जो शिवसेना का जो बाकी विधायक हैं, 15 के करीब हैं, तो हम लोग तो साथ हैं ही। और मतलब देखिए, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी भाजपा का विरोध करती रहेगी, भाजपा की नीतियों का विरोध करती रहेगी, उनका जो द्वेष भरी राजनीति का वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो विरोध करती रहेगी। और मैं समझता हूँ एनसीपी भी, शरद पवार साहब के नेतृत्व में जो एनसीपी काम कर रही है, वो भी मूल कांग्रेस की विचारधारा है, कभी भी भाजपा की विचारधारा के साथ नहीं साथ जाएगी, उसका विरोध करती रहेगी। हाँ, एक आध विधायक अलग कुछ क्या पार्टी के अंदर कोई एक धारा है जो चाहता है कि अघाड़ी से निकल जाया जाए, भले ही सदस्यता चली जाए तो दोबारा हम जीत के आएंगे बीजेपी या दूसरे शिवसेना के टिकट पे? ठीक है, मैं 2 बातें हैं कि पार्टी जो हमारा विधायक दल है उसमें से कोई भी भाजपा के संग जाने को तैयार नहीं है। विधायक दल की बात कर रहा हूं मैं जी। अगर कोई अलग विधायक कोई अलग बात करता है तो ये कर्नाटक में हुआ है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं होगा ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन वो निजी विधायक की अपनी बात है, क्या वो पैसे के लालच में कोई करने जा रहा है या कोई ईडी के खतरे से करने जा रहा है, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जो हमारा विधायक दल है, कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है, उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा कि हम महाविकास आघाड़ी तोड़ दें या हम ताकत से बीजेपी का और जो शिवसेना की नई सरकार बनी है उसका मुकाबला ना करें।
ऐसा कोई भी नहीं सोचता। तो पूरी ताकत से जो भी हमारी अभी 106 107 विधायक महाराष्ट्र में है, तीनों दलों के, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के, इन तीनों दलों के विधायक पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। देखिए अभी सरकार खतरे से बाहर नहीं है, नई सरकार बनी है। 11-12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन पे फिर से सुनवाई होगी, उस पर क्या तर्क दिए जाएंगे, क्या निर्णय होगा, उसका फैसला 12 तारीख तक हम देखेंगे। सर मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। क्या अघाड़ी जो है मिलकर मुंबई और ठाणे की म्युनिसिपैलिटी लड़ेगी? हाँ, अभी तो सोच रहे हैं कि हम जैसे पहले सरकार टूटने से पहले जो भी हमारी धारणा थी उसी तरह से हम चलेंगे। कई जगह महाविकास आघाड़ी करके चलेंगे, कई ठीक से करेंगे। लेकिन मैं एक अपनी बात कर रहा था जो पूरी नहीं हुई कि देखो आघाड़ी, ये नई सरकार जो बनी है बीजेपी शिवसेना की, उसके सामने अभी संकट समाप्त नहीं हुए। सबसे बड़ा खतरा आएगा जब आप मंत्रिमंडल बनाओगे, जब मंत्रियों को महकमे बांटोगे, और देवेंद्र फडणवीस कौन सा महकमा लेंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कौन सा महकमा लेंगे। देखिए 3 इसमें से ब्रॉडली जो लोग हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो मूल रूप से जो बीजेपी के विधायक है, दूसरे जो 2019 के दौरान कांग्रेस एनसीपी को छोड़ के जो 60-70 लोग, बड़े बड़े नेता लोग जो बीजेपी गए थे, उनका दूसरा गुट है। और तीसरा गुट जो एकनाथ शिंदे जी के साथ 40 लोगों का गुट है। अब मंत्री तो 45 ही बनेंगे। अब एकनाथ शिंदे को शायद 12, 13, 14, 15 मिले, 30 रहेंगे बीजेपी के पास। तो और नए लोग उनमें कैसे बंटवारा करेंगे, उनको कौन सा महकमा देंगे, क्या उनको सभी समाधानी रहेंगे, खुश रहेंगे, ये तो अभी अगले हफ्ते हमको पता चलेगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये एकनाथ शिंदे की सरकार का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। चलिए, अभी बहुत कठिनाई उनके सामने आई। एक बार और फिर से क्लैरिटी से जानना चाहता हूं, क्या मुंबई म्युनिसिपैलिटी और ठाणे साथ साथ लड़ेंगे आप तीनों दल? कि मुंबई महापालिका है, बीएमसी का चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है। इसके लिए सरकार टूटने से पहले कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका थी, मैं समझता हूँ वही जारी रहेगी। अगर हम देखेंगे, अगर अलग लड़ने से फायदा होगा तो हम शायद अलग लड़ेंगे, नहीं तो हम महाविकास आघाड़ी के तीनों जो घटक दल हैं वो सब मिलकर लड़ेंगे। वो हमारी 27 महानगर पालिकाएं, 27 कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। उनके 2-3 महीने में सारे चुनाव होंगे, जिसमें कि मुंबई सबसे अहम है, लेकिन उसके साथ पूना भी है, नागपुर भी है, औरंगाबाद भी है। ऐसे बड़े बड़े शहरों के चुनाव भी, जिसका विधानसभा पे बहुत बड़ा परिणाम होता है, लोकसभा पे बड़ा परिणाम होता है, क्योंकि हमारी स्थानिक इकाइयों के चुनाव महाराष्ट्र में बहुत अहमियत रखते हैं। एक छोटा सा सवाल है, अंतिम सवाल है, आपको क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को ये जो विधायक एब्सेंट रहे हैं इन पे कुछ सोचना चाहिए सीरियसली? देखिए कभी भी जो विधायक की कोई गलती होती है, अब ये एब्सेंट रहना, ये तो अब चाहे उसका कुछ भी स्पष्टीकरण करें, ये तो बहुत भारी गलती हुई है। और वो भी ट्रस्ट वोट के टाइम, यानी कि जब विश्वास प्रस्ताव रखा गया था उस दिन एब्सेंट रहना तो बहुत बड़ी भारी गलती है। लेकिन उसके कारण है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, उसकी पूरी वो विधान परिषद के चुनाव के बारे में जो लोगों ने बाहर वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, उसकी भी जांच करेगी। राज्यसभा में हमारा एक आघाड़ी का जो प्रत्याशी था शिवसेना का, वो क्यों हारा, उसी में बात जांच करेगी। और मैं कहूँगा एब्सेंटिज्म का जो मामला हुआ है 4 तारीख को, उसकी भी जांच करेंगे, करना आवश्यक है। अगर इन लोगों का, इन बातों को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि ये इनडिसिप्लिन बढ़ता जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सही नहीं रहेगा। और चलते चलते अशोक चौहान साहब से बात हुई आपकी, सब ठीक ठाक तो है? देखिए मेरी कुछ और विधायकों से बात हुई जिन्होंने मुझे ये स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन ये तो हमसे लॉबी में हमारी बात हुई, हाउस में बाद में बात हुई। लेकिन जो अधिकृत रूप से जो बात होगी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान उनसे जरूर बात करेगा। और ये किस तरह से गलती हुई, ये क्या इस तरह से जो 5 साल में सबसे अहम दिन होता है विश्वास मत वाला, उस दिन आप कैसे एब्सेंट रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ उसकी जांच होगी, लेकिन उससे कोई अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है।
पृथ्वीराज चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी साफगोई से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से वक्त निकालने के लिए।